भारत जो दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक है, वो दुनिया के सबसे बड़े हथियार बेचने वाले देश यानी अमेरिका से बहुत कम हथियार खरीदता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी सवाल को समझते हैं एक खास और काफी दिलचस्प नजरिए से। हाँ, ये सवाल अपने आप में एक पहेली जैसा है। देखिए, भारत अपनी सेना को तेजी से मॉडर्न बना रहा है और अमेरिका के पास है दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। देखा जाए तो कागज पर तो ये एक परफेक्ट जोड़ी लगती है, लेकिन असल कहानी, जैसा कि ये विश्लेषण बताएगा, कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये बात सुनने में काफी तीखी लगती है ना? और ये सीधे सीधे उस नजरिए को सामने रखती है जिसे हम समझने वाले हैं। इस स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो भारत की पूरी विदेश नीति को एक आकार देती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या अमेरिका पर एक रणनीतिक पार्टनर के तौर पर भरोसा किया जा सकता है? जिस स्रोत को हम देख रहे हैं उसका साफ तर्क है कि इतिहास एक बहुत ही जोखिम भरी पार्टनरशिप की तरफ इशारा करता है। मतलब इस पूरे नजरिए का जो सेंटर पॉइंट है वो है भरोसा। तर्क ये है कि अमेरिका अक्सर सीधे टकराव में नहीं उतरता, बल्कि प्रॉक्सी ताकतों को हथियार और पैसा देता है, मतलब वो लोकल ग्रुप्स जो अमेरिका की लड़ाई लड़ते हैं। इस वजह से अमेरिका एक ऐसा सहयोगी बन जाता है जिसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसके अपने हित हमेशा उसके सहयोगियों के हितों से मेल खाएं, ये जरूरी नहीं। अच्छा, इसके लिए एक बहुत सटीक उदाहरण भी दिया गया है। अमेरिका पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट बेचता है और फिर वो भारत की तरफ मुड़कर उन्हें और भी ज़्यादा एडवांस्ड F-18 बेचने का ऑफर देता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि इलाके में हथियारों की एक होड़ शुरू हो जाती है, जिसमें अमेरिका दोनों तरफ हथियार सप्लाई कर रहा है और तनाव को सुलझाने के बजाय शायद उसे और हवा दे रहा है। और ये दिखाने के लिए कि ये कोई एक आध बार की बात नहीं है, ये स्रोत हमें एक क्लासिक केस स्टडी की तरफ ले जाता है, कोरियाई प्रायद्वीप। अब देखिए, शीत युद्ध के टाइम पे कोरिया एक तरह से सुपर पावर्स के लिए जंग का मैदान बन गया था। अमेरिका ने साउथ कोरिया का साथ दिया और रूस ने नॉर्थ कोरिया का, जिसने एक बहुत ही क्रूर लड़ाई को जन्म दिया और एक ऐसा बंटवारा किया जो आज भी दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमाओं में से एक है। और इस बंटवारे का असर ये हुआ कि जिंदा रहने के लिए दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते अपनाए गए। एक तरफ उत्तर कोरिया ने चीन और रूस की मदद से परमाणु हथियारों के दम पर अपनी सुरक्षा पक्की की, तो दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया अमेरिका की सैन्य सुरक्षा में एक आर्थिक पावर हाउस बन गया, जिसे एशियाई टाइगर भी कहते हैं। तो फिर इस पूरी केस स्टडी का सबसे दिलचस्प टेकअवे क्या है? इस सोर्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की पूरी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही क्रूर ब्लैकमेल पर टिकी है। जब भी अमेरिका कोई दबाव बनाता है तो नॉर्थ कोरिया असल में साउथ कोरिया को ही तबाह करने की धमकी दे देता है। एक तरह से ये साउथ कोरिया को एक बंधक बना देता है, जो अमेरिका को सीधी सैन्य कार्रवाई करने से रोकता है। तो इस नजरिए के हिसाब से कोरिया की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये एक बड़े पैटर्न में फिट होती है, जिसे ये स्रोत अमेरिकन प्लेबुक का नाम देता है। इस सोर्स का तर्क है कि ये प्लेबुक लगभग 4 स्टेप्स में काम करती है। पहला, किसी खास इलाके की पहचान करना। दूसरा, वहां के किसी लोकल ग्रुप को हथियार देना। तीसरा, वहां की मौजूदा ताकत को कमजोर करना। और चौथा, आखिर में वहां एक अफरा तफरी का माहौल छोड़कर निकल जाना। और इस कथित पैटर्न का सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान। यहां पर यह सोर्स नाम के पीछे की कहानी भी बताता है, जो काफी दिलचस्प है। ये निकला है तालीम यानी शिक्षा और तालिब यानी छात्र से, क्योंकि इसके शुरुआती सदस्य मदरसे के छात्र थे। और सोर्स का मुख्य दावा यह है कि इसी ग्रुप को अमेरिका ने सोवियत संघ से लड़ने के लिए हथियार देकर मजबूत किया था। और इस कहानी में जो विडंबना है वो सच में चौंकाने वाली है। अमेरिका ने जिस ग्रुप को हथियार दिए थे उसी के खिलाफ 20 साल लंबी जंग लड़ी और आखिर में पीछे हट गया और तालिबान को वापस सत्ता में आते देखा। और देखिए, ये कहानी सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं है। सोर्स के मुताबिक लीबिया, इराक और सीरिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां बाहरी हस्तक्षेप के बाद सरकारें गिर गईं और लंबे समय तक अराजकता फैली रही। अब भारत के लिए ये सब कोई दूर देश की खबरें नहीं थीं। इसका सीधा असर यहां भी पड़ा, जैसे तेल की कीमतें बढ़ गईं और इलाके में अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने इन सब घटनाओं से क्या सबक सीखा? इस विश्लेषण के मुताबिक भारत के नेताओं ने इन सब पर बहुत करीब से नजर रखी और एक साफ निष्कर्ष पर पहुंचे कि दूसरों पर भरोसा करना बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। असली रास्ता आत्मनिर्भरता का ही है। इस सोर्स के हिसाब से भारत के लीडर्स के लिए सबक बिल्कुल साफ था।
जिन देशों के पास, जैसे इराक के पास, खुद के परमाणु हथियार नहीं थे, वो बाहरी दखल के सामने बहुत कमजोर साबित हुए। उन्होंने एक पैटर्न देखा और ये तय कर लिया कि ये कहानी अपने पड़ोस में दोहराने नहीं देंगे। और इसी सोच ने उन्हें एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। एक तरफ अगर परमाणु परीक्षण करते हैं तो दुनिया भर से प्रतिबंध लगेंगे और राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ने का खतरा था, और दूसरी तरफ अगर परीक्षण नहीं करते तो कमजोर बने रहने का खतरा था, शायद किसी दूसरी ताकत पर निर्भर रहने का। आखिरकार फैसला लिया गया। सोर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री वाजपेयी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले भरोसे के बाद इस कदम के लिए हरी झंडी दे दी। भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किए और ये देश की आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम था। तो फिर इन सारे फैसलों के पीछे की सोच क्या है, क्या फिलॉसफी है? ये जो लाइन है, ये एक तरह से पूरी विदेश नीति की फिलॉसफी को निचोड़ कर रख देती है। बात किसी विचारधारा या दोस्ती दुश्मनी की नहीं है, बात है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होने की, कि हमारे देश के हित में क्या है, बस वही मायने रखता है। तो आखिर में यह विश्लेषण इस नतीजे पर पहुंचता है कि भारत का अमेरिकी हथियारों से दूर रहना किसी दुश्मनी की वजह से नहीं है, बल्कि यह अपनी आज़ादी को बचाने और ऐसे किसी भी गठबंधन से दूर रहने की सोची समझी रणनीति है जिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां दोस्त और दुश्मन रातों रात बदल सकते हैं, क्या सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करना ही असली गारंटी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।